हेलो फ्रेंड, हम आज आपके सामने जो मॉडल पेपर लाए हैं वो मॉडल पेपर ना होकर आपका सॉल्व पेपर है। कौन सी ईयर का? 2004 का। तो आज आपको बता दें कि हम 2004 का सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे। यानी हमें क्या करना है कि इतने कम टाइम में केवल और केवल हमें क्या करना है, अब तक हुए परीक्षाएं, चाहे वो टीजीटी की हो या पीजीटी की, उनके पेपरों को लगाना है। यानी हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। तो हमें क्या करना है कि इन क्वेश्चनों को लगाने से एक तो हमारा पैटर्न क्लियर होगा, दूसरा हमारा कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, यानी किस यूनिट से कितना लेता है आयोग, ये भी हमें पता पड़ेगा। तो चलिए हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आई महीना आपके सामने आज प्रेजेंट करने जा रहे हैं हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा चयन 2004। इसी तरह आपके पेपर पर लिखा आएगा, बस यहाँ पे होगा 2021। तो यहाँ पे बस आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे क्या बदलेगा 2021। या हो सकता है कि वो 2000 इसमें एडवर्टाइज 2020 का था, उसी में क्या हुआ नया एडवर्टाइज आया है, तो इस तरह से कुछ भी कंसल्ट कर सकता है वो। इसका अगर पूर्णांक देखा जाए पीजीटी का होगा इस बार 425 का, जबकि आपका टीजीटी का पूरा जो पूर्णांक होगा वो 500 का होगा। याद रखिएगा, क्योंकि टीजीटी में से इंटरव्यू हटा दिया गया है, पीजीटी में इंटरव्यू है। तो जो उन्हें नहीं पता उनके लिए ये बता दें कि आपको क्या करना है, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है तो इस बार और ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं भर्ती में जगह बनाने के। चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चनों को देख लेते हैं। इससे पहले हमने 2009 का पेपर सॉल्व पेपर कर चुके हैं कल। आज हम 2004 का कर रहे हैं। इसी तरह हम सारे सॉल्व पेपरों को करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्या है पहला क्वेश्चन। शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं। जो हमारे शरीर के अंदर आंतरिक क्रियाएं होती हैं उसको कौन नियंत्रण करता है, ये आपको बताना है। भसा है, फास्फोरस है, विटामिन है आपका, और प्रोटीन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विटामिन। नेक्स्ट चलिए, हैरिंग आपका, मैकरल, आपका सालमन तथा सार्डिन मछलियों में पाए जाते हैं। तो यानी ये सारी मछलियों के प्रकार हैं, इनमें पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई। तो क्या पाया जाता है मछलियों में? तो इसका राइट आंसर जो होता है विटामिन ई पाया जाता है। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? तो यानी स्वामीनाथन ने कौन सा खाद्य वर्ग बताया, ये आपको बताना है। देखिए 4 खाद्य वर्ग, 5 खाद्य वर्ग, 7 और 11 खाद्य वर्ग। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, तो वो है 11 खाद्य वर्ग। नेक्स्ट चलिए, त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो किसका लक्षण प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। कुपोषण का, अल्प पोषण का, गरिष्ठ भोजन का, कोई भी नहीं। तो किसका लक्षण प्रदर्शित करता है तो आपको बताना है। तो ये किसका है? आपका है कुपोषण का लक्षण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट चलिए, दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखे सेम, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि होते हैं। शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ, सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ। तो आपको क्या बताना है? चौथा देखिए, कोई भी नहीं। तो शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ। जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। सारे ही क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है? कैलोरी से हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया है हर ईयर में। तो कितनी दैनिक कैलोरी निर्धारित की है ये आपको बताना है। तो 6 का क्या आंसर होगा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्रमशः क्या है? 1200 से 1500 है, यहाँ 200 से 500 है, या 2000 से 2200 है, यहाँ पे 3000 से 3200 कैलोरी है। तो आपको इमरजेंसी है 1 से 3 वर्ष, 4 से 6 वर्ष। तो इस उम्र के बच्चे को कितना देना चाहिए? वो है क्रमशः 1200 से तथा 1500 कैलोरी तक। 5 का क्या रहेगा?
जो 6 है उसका क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट चलिए, जल द्वारा पकने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है। उबालना, धीरे उबालना तथा धीमी आग पर पकाना। पूछा गया है जल विधि, याद रखना। तो उबालना और धीमी आग पर पकाना, कोई भी नहीं, उबालना और धीरे धीरे उबालना। तो यहाँ पे जल द्वारा पूछा गया है, तो जिसमें दोनों ही क्रियाएं जल द्वारा हो रही हों वही आपका राइट आंसर रहेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 7 का क्या रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आग पर पकाना, राइट आंसर हो जाएगा। तथा लग रहा है इस कारण। नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे कहते हैं वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि, जल द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, जल द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि। तो आप सबको पता है कि उसमें क्या होता है, बाष्पीकरण होता है, क्योंकि वाष्प के द्वारा वो पकता है। तो वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि है। नेक्स्ट चलते हैं, प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पतीय भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। तो इन दोनों द्वारा क्या प्राप्त होता है ये आपको बताना है, प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पतीय भोज्य पदार्थों। तो खनिज लवण, वसा, प्रोटीन और विटामिन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विटामिन। 9 का 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, भोज्य पदार्थों में मिलावट से होते हैं। तो जब भोज्य पदार्थों में मिलावट होती है तो आपको बताना है कि क्या होता है, सुपोषण, कुपोषण, स्वस्थ जीवन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका रहता है कुपोषण। 4 देखिए, क्या 11वां देखिए, भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। सारे मेथड आ जाते हैं आपके रसोई के। तो जल द्वारा पकाने की विधि में, वाष्प द्वारा पकाने की विधि में, चिकनाई द्वारा पकाने की विधि में, वायु द्वारा पकाने की विधि में। भूनने और सेकने की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर होता है, खुले आसमान के नीचे, यानी वायु द्वारा पकाने की विधि में। रेफ्रिजरेटर में आपका क्या होगा, शुक्राणु की वृद्धि 40 क्या होती है, 40 आपका रेफ्रिजरेटर में आपका शुक्राणु की वृद्धि 40 आपका यहाँ से नीचे है। तो आपको बताना है कि क्या है ये। तो 40 आपका बताना है आपको, 40 डिग्री क्या है, ये नीचे है, बढ़ जाती है, रुक जाती है, अपरिवर्तित रहती है तथा कोई नहीं। तो आप 12वां का कमेंट बॉक्स कर बता सकते हैं कि क्या रहेगा 40 डिग्री पर। तो ये क्या है, रुक जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं आपके 0 से 40 आपके डिग्री फ़ारेनहाइट पर। आपका है 0 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। आपका सी है 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और 20 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो वो रहेगा हमारा 3 वाला, यानी 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। फलों की बोतलों का पर्याप्त रूप से गर्म होना, इनमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना, और देखिए उसे धीरे धीरे पकाना, और क्या है, इसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना। तो जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना रहेगा, जो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए। जैसे आपका स्टोर रूम है और उसमें क्या है, आपके में नमी है, तो जब आप डिब्बा रखने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, डिब्बों को तेल में डुबाकर उसे फिर यूं ही रखना चाहेंगे। डिब्बों को पानी में रखना चाहेंगे, डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहेंगे, जल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहेंगे। तो आपको 15 का कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको याद है कि जब आप गेहूँ की जो टंकी होती है उसमें गेहूँ भर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर आपका जो केरोसिन होती है उसका छिड़काव करके, या फिर कहें मिट्टी के तेल का कपड़े में लगाकर सेम इसकी तरह ही करते हैं। नेक्स्ट चलिए क्या होता है, क्वेश्चन देखिए, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को बनाने के लिए
उत्तम उसमें मिलान बताइए। तो नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है। स्ट्रॉबेरी या चेरी के जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो आप ऑप्शन देखिए, नमक है, नींबू का रस है, गंध का मल है, आलू है। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा नींबू का रस। बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है। तो आपको बताना है 17 का क्या राइट आंसर रहेगा। वो है अंचलाधिकारी का, सहायक नर्स, आपका मिडवाइफ का यानी ANM, ये बहुत मशहूर होती हैं। यानी ANM की ही देख रेख में क्या होता है, बाल कल्याण कार्यक्रम सही से संचालित हो पाता है। तो आप तीसरा ऑप्शन देखिए, पशु चिकित्सक पदाधिकारी, ये हो ही नहीं सकता। कृषि पदाधिकारी, ये हो ही नहीं सकता। तो सारे ऑप्शन गलत हैं, बस एक सही लग रहा है, वो है ANM यानी सहायक नर्स, मिडवाइफ। तो ये हमारा क्या है, 17 का 2 बिल्कुल राइट आंसर है। वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत है। तो आपको बतानी है कौन सी है, वो है मिजल्स, जर्मन मिजल्स, चिकन पॉक्स तथा चेचक, उपयुक्त सभी। तो आपको 18 का बताना है। तो 18 का है उपयुक्त सभी। डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। तो क्या क्या होते हैं उसके परिणाम, ये देख लेते हैं। बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, हृदय तथा गुर्दों को प्रभावित करना, 19 का देखिए, तथा टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना, उपयुक्त सभी। तो 19 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा क्या, 4th नंबर का यानी D। कुष्ठ रोग के लक्षण है। तो क्या है कुष्ठ रोग के लक्षण, संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, नाड़ियां भर जाना तथा कोमल हो जाना, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े होना, उपयुक्त सभी। तो आपको कुष्ठ रोग के लक्षण बताने हैं। तो यानी कुष्ठ रोग के क्या लक्षण हैं, उपयुक्त सभी हैं। मलेरिया होता है। तो आपको मलेरिया बताना है। मादा एनोफिल मलेरिया होता है मादा आपका एनोफिलिस मच्छर के काटने से, नर एनोफिलिस मच्छर के काटने से, आपका है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो आपका जो मलेरिया है वो हमेशा मादा के काटने से होता है, इस तरह याद रखना। तो मादा आपका एनोफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे ऑप्शन में पढ़ती हूँ, तब तक आप देख लिया करिए आंसर कौन सा सही है, तो उसे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। पशुओं से मनुष्य तक पहुँचने वाला छूत रोग है। छूत का मतलब होता है जो छूने से या टच से पहुँच जाए। जैसे आपका कोविड था, उस समय क्या कहा गया था, 2 गज की दूरी है जरूरी। तो यानी वो छूत से आपकी आपसी बातें भी 2 गज की दूरी से कही गई थी, क्योंकि वो हवा के द्वारा भी फैल रहा था। क्योंकि आपस में अगर कोविड का व्यक्ति है, उसके संपर्क में आने से किसी न किसी तरह वो फैल रहा था। तो वो क्या थी, छूत की बीमारी भी थी वो। पशुओं के से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है। तो कौन सा रोग है वो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाइड्रोफोबिया, रेबीज कुत्ता के काटने से होता है। म्यादी बुखार होता है ये। और आपका है यूं कहा। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसमें हाइड्रोफोबिया। निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है। जो आहारीय चिकित्सा उसका उद्देश्य नहीं है। पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना। आपका है जो रोग की अवस्था है उसमें उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना। शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना, उनमें से सभी। तो आपको जो 23 का है वो राइट आंसर बताना है इसमें कमेंट बॉक्स में, तो आप बता सकते हैं। तो जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा D यानी ये सभी। उच्च प्रोटीन युक्त आहार से प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। तो जो उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन कितना प्रोटीन होगा, तो ये आप मुझे बता सकते हैं। तो जो 24 है उसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका प्रतिदिन कितना दे सकते हैं उसे, 100 से
125 ग्राम। 24 का जो राइट आंसर है वो हमारा बी। नेक्स्ट चलते हैं, ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी देनी चाहिए, यानी उसे बुखार आ रहा है और उसे कितनी कैलोरी देनी चाहिए। 3000, 2700, 2500, आपका 2000। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 2700। आपका है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं, तो कौन से होते हैं। मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त भाग में, दांत में और किसी में नहीं। तो आपका 26 का जो राइट आंसर रहेगा वो है मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में। मस्तिष्क तथा आपका है रीढ़ रज्जु में पाए जाने वाला ऊर्जा कहलाता है। 27 का क्या है, ये स्नायु ऊतक, इच्छिक, पेशियाँ और उपकला। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 27 का वो रहेगा आपका स्नायु ऊतक, स्नायु ऊतक। नेक्स्ट चलते हैं, अस्थि पंजर के कौन से भाग प्रमुख भाग नहीं हैं। तो भाग दिए गए हैं 28 का आपको बताना है। तो सिर, धड़, आपका है अंगांग और रक्तकण। तो जो 28 है उसका राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा रक्तकण। नेक्स्ट देखिए, मेरुदंड कोष और पसलियाँ तथा उरोस्थि हैं। खोपड़ी, धड़ की अस्थियाँ, हाथ पांव की अस्थियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो जो 29 है उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा धड़ की अस्थियाँ। स्वस्थ शरीर में पेशियाँ सदा ही थोड़ी आपकी कसावट से की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया में के लिए तत्पर रहें, यह तत्परता कहलाती है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो पुट्टे, मसल टोन, आपका है अल्ना टोन, कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो है हमारा मसल टोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 2। वैसी पेशियाँ जो निम्न आपका है नितंब का आपका जो नितंब है उसका मसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जोड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं, वे कहलाती हैं। तो ऐसी पेशियाँ क्या कहलाती हैं आपकी, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, ग्लूटियल और आपका है हैमस्ट्रिंग। तो जो पेशियाँ कहलाती हैं वो हमारी ट्राइसेप। पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियाँ उसे श्वसन का लिए ऊपर उठाती हैं वह कहलाती हैं, यहाँ पे आपको बताना है इंटरकोस्टल्स, मध्यपट, अनुप्रस्थ पेशी और कोई नहीं। तो आपको 32 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका इंटरकोस्टल्स। प्रति आपका मिनट मीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या होती है। तो आपको बताना है आपका 33 का जो राइट आंसर है वो बताना है कितनी होती है। 50 लाख, 50 करोड़, 5 लाख और कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा 50 लाख। नेक्स्ट चलते हैं, रक्त पट्टियों का कार्य होता है चोट लगने पर रक्त को जमाना, चोट लगने पर दर्द होना, स्पर्श करने पर गुदगुदी होना और पसीना निकालना। तो आपका 34 का जो राइट आंसर रहेगा वो है चोट लगने पर रक्त को जमाना। नेक्स्ट चलते हैं, अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपर ही बाएं कोने में जो बड़ी आपकी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसे क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो जो 35 है उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा तिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं, वैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहा जाता है। तो 36 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र और इनमें से कोई नहीं। तो जो 36 का आंसर जो रहेगा वो हमारा पाचन तंत्र। 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या बतानी है। तो पहला देखिए 20 होती है, दूसरा देखिए 32 होती है, तीसरा देखिए 10 होती है और चौथा ऑप्शन देखिए 28 होती है। तो कितनी होती है, 20 होती है।
सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 यानी 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल तो होता है, जो अमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उदर पट के नीचे होता है, कहलाता है। तो आपको बताना है, इसमें ये कहा है हिंट के लिए, देखिए कि सबसे बड़ी ग्रंथि। तो आपको 38 का आंसर बताना है, तो वो हमारा है यकृत। एंजाइम जो पके स्टार्च को मल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है, तो कौन सा एंजाइम है जो क्या करता है, स्टार्च को मल्टोज में बदलता है? तो 39 का जो रहेगा वो रहेगा आपका 2 यानी टाइलिन। नेक्स्ट चलते हैं, श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन गलत है? नाक, ग्रसी, कंठ, श्वास नली, श्वास फेफड़े, उपयुक्त सभी। तो जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा उपयुक्त सभी। क्योंकि इसमें क्या पूछा गया कि कौन गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं, श्वसन की क्रिया 1 मिनट में होती है, तो 1 मिनट में श्वसन की क्रिया हमारी कितनी बार होती है ये हमें बताना है। 72 बार, 18 बार, 50 बार और इनमें से कोई नहीं, तो ये होती है 18 बार। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति में आपको बताना है कि आपका 42 का क्या हुआ। देखिए, अस्फिक्सिया, लकवा, वेजिवेजिए एनीमिया। तो यहाँ पे 42 का क्या रहेगा हमारा राइट आंसर, वो रहेगा एस्फिक्सिया। नेक्स्ट चलते हैं, माइक्रोवेव ओपन कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के। माइक्रोवेव ओपन कुकर आपका है और वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के पुराने सामान है, नए क्रांतिकारी सामान है, गृहिणी को पीटने का सामान है, कुछ नहीं। तो आपको राइट आंसर जो बताना है वो है ये नए क्रांतिकारी सामान है। नेक्स्ट चलते हैं, गृह सज्जा के विभिन्न अंग कौन नहीं है? फर्श पर अल्पना बनाना, आपको दीपावली या शादी ब्याह के समय झाड़ियाँ बनाना, घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियाँ रखना। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसने पूछा नहीं है, तो आपका रह जाएगा घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियाँ रखना। नेक्स्ट चलिए, सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूनों के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? तो कौन से भाग को सुंदर बनाया जाता है ये आपको बताना है। निचले भाग को, भीतरी भाग को, ऊपर भाग को, किसी भी भाग को सजावटी नमूने में। तो 45 का जो रहेगा वो हमारा 3 आंसर, इसका ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पर्दे हमेशा लगाने चाहिए। तो पर्दे किस तरह के लगाने चाहिए ये आपको बताना है। 46 का तो क्या राइट आंसर रहेगा? 46 का, मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, पतला एवं आधे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, पतला एवं पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, किसी भी तरह से। तो हमेशा पर्दे कैसे होने चाहिए? मोटे होने चाहिए, नहीं तो वे उड़ते ही रहते हैं। 46 का क्या है? ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है तो आप कहीं जाइएगा नहीं, पूरा हम स्पीड से कर रहे हैं। समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य व मानसिक संतुष्टि दोनों होते हैं। तो आपका 47 का जो राइट आंसर है वो मजा हो जाएगा सी वाला, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीज़ें क्या होंगी? संतुष्ट होंगी। किसी उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है। तो आपको पता है कि जो वायुमंडल में ताप होता है उससे कम ताप पर खराब होने से कैसे बचाते हैं? रेफ्रिजरेटर से, कुकर से, स्टोव से, कोई नहीं। तो आपको सबको पता है कि हम चीज़ों को किस में रखते हैं? फ्रिज में। अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र
हित अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। तो कौन कर सकता है मानव जाति का कल्याण, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपका कुपोषित व्यक्ति, सुपोषित व्यक्ति, आपका है स्वस्थ व्यक्ति। तो कौन कल्याण कर सकता है, तो अपना एक हेल्दी व्यक्ति यानी स्वस्थ व्यक्ति। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन से कार्यरत हैं, तो आपको बताना है कौन कौन कार्यरत हैं विभिन्न। तो इनमें है भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारतीय सेवक समाज, कस्तूरबा आपकी मेमोरियल फंड एवं आपका हिंद कुष्ठ निवारक संघ, भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज, इनमें से सभी। तो जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इनमें से सभी। पर्यावरण के अजैविक घटक हैं, तो आपको बताना है कौन कौन से हैं। आसपास की वायु, जल, स्थल और इनमें से सभी। तो जो पर्यावरण है उसके अजैविक घटक क्या है, इनमें से सभी। वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास के कारण हुआ है, तो आपको 52 का राइट आंसर बताना है वो कौन सा है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन और आपका चौथा है ओजोन परत। तो राइट आंसर 52 का क्या है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट चलते हैं। ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं, तो आपको बताना है कि किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं ओजोन के स्तर। तो हमारे ये राइट आंसर जो होगा वो आप देख पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो वो क्या है ओजोन के। तो यहाँ पे देखिए पराबैंगनी किरणें, उक्त किरणें, ऊष्म किरणें और ऊपर के सभी। तो जो पराबैंगनी किरणें हैं वो क्या करती हैं, हमारी हानिकारक प्रभाव से रक्षा करती हैं ओजोन पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है, ये आपको बताना है कि कब से जीव पृथ्वी पर रह रहा है। 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब और 5 अरब। याद रखना 4 अरब पूर्व से। प्लास्टिक किस प्रकार का अवशिष्ट है, जैव आपका निम्नीकरणीय है, अजैव या निम्नीकरणीय है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है। 55 का आपको बताना है तो वो है जैव या आपका निम्नीकरणीय। वैसे विष जो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं जैसे तूतिया, वह कहलाते हैं। तो आपको 56 का बताना है अपेक्षिक विष, आपका उदाहक विष, उत्तेजक विष और प्रलापक विष। तो आपको बताना है वो हमारा जो राइट आंसर रहेगा 56 का वो रहेगा हमारा 2, यानी आपका है उदाहक विष। कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। 57 का आपको बताना है वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफ़ेदी मिलाना चाहिए। वमन कराकर उसे चूने का पानी पिलाना चाहिए, केवल घी पिलाना चाहिए, कुछ नहीं। तो आपका 57 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, वमन नहीं कराना चाहिए, चूने का पानी अंडे की सफ़ेदी पिलानी चाहिए। रेडियस तथा आपका है अल्ना अस्थियां भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए प्रयोग करना चाहिए। खपच्चियों का, रस्सियों का, तालों का और गर्म जल का। तो 58 का आपको राइट आंसर बताना है तो वो हमारा खपच्चियों का। नेक्स्ट चलते हैं। मानसिक विकास होता है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित तथा अव्यवस्थित रूप से, किसी भी तरह से। तो जो 59 का है वो रहेगा हमारा नियमित क्रमबद्ध रूप से। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है, तो कौन सी काल है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बुढ़ापा। तो अनुकरण की अवस्था कौन सी अवस्था होती है आप सबको पता है, तो वो हमारी अवस्था होती है हमारी शैशवावस्था। इसमें बालक क्या करता है कि अनुकरण से अधिक सीखता है। बच्चों के स्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं,
तो जो बच्चे हैं उनके अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं और 0 से 6 और मतलब 6 माह से 2 वर्ष तक रहते हैं। अब बात करते हैं स्थायी दांतों की। तो स्थायी दांतों को हम ऑप्शन देख लेते हैं। 2 वर्ष की उम्र से, 4 वर्ष की उम्र से, 4 वर्ष की उम्र से, यहाँ पे 2 बार हो गया है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो यही है कि 4 वर्ष की उम्र से। आपका देखिए 62 का आपका क्या है? 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल कहलाता है। तो वो कौन सा आयु काल कहलाता है? आप सबको पता ही है। तो हमारा वो कहलाता है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। विकास के क्षेत्र में गृह विज्ञान का योगदान है। तो क्या क्या है उपयुक्त? तो सभी इसके योगदान है, आपको बता दें, क्योंकि परिवार स्तर उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र से, रोजगार परिवार कल्याण क्षेत्र से, बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा क्षेत्र से, तो उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोजन संबंधी नया अधिनियम बना। तो 1980 में, 1990 में, 1976 में, 1961 में। तो आपका जो 64 है उसको आपको आंसर बताना है। तो वो कब बना अधिनियम? 1990 में। भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो? तो आपकी प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार दें आपातकालीन शक्तियों में। तो किस में कहा गया है? 65 का आपको बताना है। तो आपको बताते हैं कि इस तरह की बातें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्राप्त होती हैं। 65 का बी सही है। भारत के कब तथा कहाँ सर्वप्रथम स्कूल में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है गृह विज्ञान की दृष्टि से। तो सन 1948 ईस्वी आगरा में, सन 1948 ईस्वी मद्रास में, सन 1920 ईस्वी में कलकत्ता में, सन 1955 में पटना में। तो आपको 66 का आंसर देना है। तो वो 66 का है। 47 में हम स्वतंत्र हुए, 48 में हमने क्या करा? 1948 ईस्वी में मद्रास में हमने क्या करा? गृह विज्ञान को पढ़ा। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम कहाँ और किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया? तो ये आपको बताना है। पढ़ाया कहाँ गया? मद्रास में। 1948 में सम्मिलित कहाँ किया गया? कहाँ पे? उच्च विद्यालय में। तो आपको बताना है। आपका ऑप्शन देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई बालिका उच्च विद्यालय बिहार शरीफ, आपको महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय राजेंद्र नगर पटना बिहार, और राजकीय दुर्गावती उच्च विद्यालय आगरा उत्तर प्रदेश। तो आपको 67 का जो है वो राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं राइट आंसर हमारा 2। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 2 में हमारा कौन सा है? आप देख ही पा रहे हैं, महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में। ठीक है। तो सर्वप्रथम उच्च स्तर पर इसको कहाँ किधर पढ़ाया गया? वो ये हमारा है गुजरात में, महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात। नेक्स्ट देखिए, किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की? तो वो थे डॉक्टर KN चंद्रशेखर, डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर मनोहर स्वामी, डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद। तो आपका 68 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डॉक्टर KN चंद्रशेखर। वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में PhD कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा यानी समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य किया। तो आपका 69 का जो रहेगा वो आपको बताना है। वो है डॉक्टर KN चंद्रशेखर। इसका भी राइट आंसर जो रहेगा वो है डॉक्टर KN चंद्रशेखर। व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि रोग, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क
शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचना उद्देश्य है। तो किस शिक्षा का इतना सारा उद्देश्य है ये आपको बताना है। औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का। औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं का उपयुक्त तो किसी के नहीं। तो आपको 70 का राइट आंसर जो बताना है वो बताना है किसका उद्देश्य है। तो आपको बता दें कि औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही शिक्षाओं का यही उद्देश्य होता है। गृह विज्ञान का अर्थ है गृह प्रबंधन करने वाली विज्ञान, अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की कला, घर को सजाने की कला, घर में कार्य करने की विज्ञान। तो आपको 71 का राइट आंसर बताना है, वो है अपने संसाधनों को प्रबंधन करने की कला। जो आपके पास संसाधन है उनका आपने किस तरह मैनेजमेंट किया है, किस तरह अपने काम में उन्हें यूज़ किया है, यही एक कला होती है। किसी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना ही प्रतिपादन है, लक्ष्य है, संचार है, कुछ भी नहीं। तो आपको देखना है 72 का क्या होगा, तो वो होगा प्रतिपादन है। राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए। संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों में से किसी की जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है प्रदर्शनी का आयोजन। सभा, सम्मेलन एवं यात्रा का आयोजन, दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको 73 का राइट आंसर बताना है, वो हमारा है प्रदर्शनी का आयोजन। वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधारित अधिक को बचत कहा जाता है। यह उक्ति है यानी यह कथन किसका है कि वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधारित हो, तो क्या किसकी युक्ति है आपको बताना है। 74 का तो ये युक्ति है किन्सकी। याद रखना 2 आया है 2 बार वर्तमान, वर्तमान +2, यानी जिस डेफिनेशन में 2 बार वर्तमान आ जाए तो वो है किन्सकी। बाल उपकार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्था के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, डाकघर, राष्ट्रीय बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो 75 का आपको जो राइट आंसर है वो बताना है, वो है जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट। बैंक के खातों के प्रकार है बचत खाता तथा आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता, इनमें से सभी। तो आपको 76 का बताना है कि कौन सा है बैंक के खाते का प्रकार, तो ये सभी हैं। राइट आंसर है 4। घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर आपका प्राणन चिन्ह होते हैं। तो कौन से चिन्ह से इनकी क्या होती है गुणवत्ता पहचानी जाती है, वो है हमारा एग मार्क। नेक्स्ट निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। यह किसकी उक्ति है। तो 78 का जो बताना है वो हमारा डी ऑडस थॉमस। डी ऑडस थॉमस जो है उनकी ये युक्ति है। तो आपको याद रखना निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है। तो निहित शब्द आ जाए तो वो हमारा डी ऑडस थॉमस। समानुपातिक प्रभाव का नियम है आपको बताना है 79 का, वो है केवल रेखा का प्रभाव, केवल दूरी का प्रभाव, रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव, कोई नहीं। तो आपको बताना है 79 का जो राइट आंसर रहेगा वो है रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव। गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण यानी विरंजक चूर्ण का प्रयोग अच्छा होता है, श्रेयस्कर होता है, खराब होता है, कोई नहीं। तो आपको 80 का आंसर बताना है, वो हमारा श्रेयस्कर होता है यानी टिकिया से बेस्ट होता है। 81 क्वेश्चन देखिए, 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं। तो जब आपने 6 से 12 वर्ष तक पूरी कर ली तो उस काल को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा। तो आपको बता दें कि शैशवावस्था क्या होती है आपकी 1 से 5 वर्ष तक, आपकी बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष तक। तो इसमें पूछा है 6 से 12 वर्ष तक, तो ये हमारी हो गई बाल्यावस्था, जबकि युवावस्था से पहले आती है किशोरावस्था।
किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन की जो अवस्था कही जाती है वो हम सभी जानते हैं कि वो कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था, जिसमें शारीरिक और संवेगात्मक दोनों ही परिवर्तन होते रहते हैं। किशोरावस्था की आयु की बात करें तो ये 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है, ये आपको बताना है। आप 83 का राइट आंसर बता सकते हैं। 1/4, आधी, 2/3 और 1/3। तो आपकी बताना है 1/4। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई, जो उसका लंबाई है उसका क्या हो जाएगा, 1/4 यानी 1/4। शिशुपाल एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है विभिन्न साधनों या संस्थाओं से, आंकड़ों एवं आहारों से, साधनों और आंकड़ों से, और किसी से नहीं। तो आपको 84 का जो राइट आंसर बताना है वो हमारा क्या है, विभिन्न साधनों या संस्थाओं से। सामाजिक स्थिरीकरण एवं सामाजिक व्यवहार से संबंधित है, तो कौन संबंधित है, जाति, भाषा, खेल, कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा जाति। किस अवस्था में बालक की विद्यालयी अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं। तो आपका 86 का जो रहेगा वो रहेगा 11 से 12 वर्ष की अवस्था में अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा 11 से 12 वर्ष की अवस्था में। शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है प्रार्थना गीत के साथ, फिल्मी गाने के साथ, भाषण के साथ और लड़ाई के साथ। तो आपको बताना है किसके साथ। तो 87 का आप राइट आंसर बता सकते हैं, वो है प्रार्थना यानी गीत के साथ, प्रेयर के साथ। जहाँ पति पत्नी व बच्चों की मात्रा एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना खाते हैं तो उसे कहते हैं सामुदायिक परिवार, संयुक्त परिवार, व्यक्तिगत परिवार और समाज। तो आपको बताना है कि इसका क्या राइट आंसर रहेगा 88 का। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उसको कहते हैं संयुक्त परिवार। एक कथन फिर आया, इसको देखते हैं। संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। तो ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो याद रखना दाम्पत्य प्रेम याद रखने के लिए कि कोटेशन किसकी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी आपको राइट आंसर बताना है। इसका कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए, कटाई के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, धागे के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, लाइन के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। तो ये है कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं जो कहलाते हैं। तो आपको बताना है 91 का क्या आंसर है। भूमिगत विन्यास वाले, प्राकृतिक विन्यास वाले, भोजपुरी विन्यास वाले और मही विन्यास वाले। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा भूमिगत विन्यास वाले। परिधान का रंग, रूप और आकार मिलता है उचित तथा अच्छे अनुपात से, उचित तथा अच्छे लय से, अच्छी अनुरूपता से, किसी से नहीं। तो 92 का बता सकते हैं आप कौन सा है। तो वो है उचित तथा अच्छे अनुपात से। नेक्स्ट चलते हैं, किसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्थिरीकरण तथा विकिरण का प्रयोग करना चाहिए। तो वो बता सकते हैं आप 93 का राइट आंसर जो रहेगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। संतुलन, लय, समानुपात, अनुरूपता, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो वो है समानुपात, याद रखना। 93 का जो राइट आंसर है वो है समानुपात। नेक्स्ट चलते हैं 94 पर। तो हमारा 94 है जो आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा है। अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्केल में कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है। संतुलन और लय में, समानुपात में, अनुरूपता में, इन सभी में। तो आपको 94 का बताना है राइट आंसर क्या है। तो वो हमारा इन सभी में। आपका है चूषण विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है। तो 95 का आपको बताना है भारी वस्त्रों की।
कपड़े की देखरेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। तो आपको बताना है 96 का, तो वह है गृह स्वामी के, बच्चों के, गृहिणी के और दर्जी के। तो आपको बताना है किसका प्रमुख कर्तव्य है, तो वह है गृहिणी का। 96 का 3। निम्नलिखित में से कौन से वस्त्रों की देखरेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है? ब्रुश करना, धूप हवा दिखाना, स्वयं संरक्षण तथा दस्तक्षण मरम्मत, दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना, अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। उसने पूछा है देख रेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है। तो 97 का क्या है, वो है हमारा दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना। नेक्स्ट चलिए, प्राकृतिक तंतु है नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, आपका रेयॉन, नायलॉन। तो आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक तंतु है। तो 98 का जो है वो प्राकृतिक तंतु आपका, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, क्योंकि प्राकृतिक तंतु कौन सा है आपका याद रखना है, वो है हमारा जैसे सूती वस्त्र बनते हैं आपका सूत हो जाएगा, यहाँ पे कपास हो जाएगा आपका, कपास आ जाएगा तो भी हो जाएगा, मगर यहाँ पे क्या है कि नियॉन, लाइलॉन, ये सभी क्या है, प्राकृतिक रेशे नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, मम्मी युक्त वस्त्रों पर लगी जाती है फफूंदी, कीड़े, खमीर, उनमें से कोई नहीं। तो 99 को देखिए कौन सा इसमें राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा फफूंदी। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 4, 2, 3, 5। तो जो जल की कठोरता होती है वो हमारी कितनी होती है? 2 प्रकार की होती है। चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं आपको बताना है। तो चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? वनस्पति धब्बे, प्राणीजन्य धब्बे, वसायुक्त धब्बे और आपका खनिजयुक्त धब्बे। तो 101 का क्या है इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा वनस्पति धब्बे। प्राणिज रेशा है तो आपको 102 का बताना है नारियल, रेशम, लिनन और सन। तो आपको 102 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रेशम। आपका है विनाइडोल क्लोराइड से बनता है तो क्या बनता है, वो है आपका डेक्रोन, नायलॉन, टेरिलिन और आपका है ऑलोन। तो आपको बताना है कि क्या है उसमें, तो वो हमारा टेरिलिन बनता है। रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी गलत है? तो आपको बताना उच्च तनाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के होते हैं। इसका विशिष्ट आपका जो विशिष्ट गुणत्व है वो 2.5 होता है। यह नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। इसकी सूखी धुलाई द्वारा धुलाई करनी चाहिए तथा इस पर H2O2 अथवा SO2 के बीज का प्रयोग करना चाहिए। तो आप रेशम की विशेषताएं पढ़ना पड़ेगी, यानी ये बहुत डीपली क्वेश्चन रहा टीजीटी के लेवल को देखते हुए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसने पूछा है गलत बताइए। तो यहाँ का जो विशिष्ट गुणत्व है वो 2.5 नहीं होता। धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है। हल्का दाब डालकर आपका है चूसण विधि, मशीन द्वारा और फटकर कर। तो इसमें कौन सी विधि गलत बताई जा रही है, वो है फटकर कर। नेक्स्ट देखिए, चिकनाई अवशोषण विधि में प्रयुक्त नहीं होते। आपका फ्रेंच चॉक और मुल्तानी मिट्टी, पाउडर मैग्नीशिया, पेट्रोल और मूंग का आटा। तो आपको बताना है इसमें कौन सा प्रयोग नहीं होता, ये पूछा जा रहा है। तो 106 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा पेट्रोल। बाकी सभी चिकनाई का क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रदान की शैली कैसी होनी चाहिए? जीवन शैली से मेल खाती हुई, विवाह के अवसर पर श्वेत वस्त्र, शोकावस्था में मूल्यवान सुंदर वस्त्र, बिना आस्तीन के ब्लाउज तथा फ्रॉक। तो आपको पूछा है कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी हैं कि मैं आप देखकर ही बता देंगे, तो वह जीवन शैली से मेल खाती हुई। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है? तो आपको बताना है 108 का क्या है, भाषा में, परिवार में, खेल में और किसी में भी नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा खेल में।
अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के आवश्यक गुण तथा क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो वो 109 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्कूल, क्योंकि स्कूल क्या है? बच्चे का छोटी सामाजिक पाठशाला है। परिवार की सफलता की कुंजी है, तो जो परिवार है उसकी सफलता की कुंजी कौन है? तो सफल दाम्पत्य समायोजन, आर्थिक विकास, परिवार की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो 110 का जो राइट आंसर रहेगा वो है सफल दाम्पत्य समायोजन। आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं मितव्ययता और भूमि विखंडन में से बचाव, श्रम विभाजन एवं उत्पादन में सुविधा, संपत्ति का समाजवादी वितरण और उपयुक्त सभी। तो आपको 101 का बताना, 111 का बताना है कौन है? तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ हैं सामाजिक सुरक्षा एवं सामर्थ्य की भावना, सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा, बच्चों को उचित पालन पोषण एवं मनोरंजन के साधन, और इनमें से सभी। तो 112 का आपको राइट आंसर बताना है वो है इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं, संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन सही है? कौन से हैं? व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि रहती है, निर्धनता सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास होता है, द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव होता है इसमें, और इनमें से सभी। तो इसमें पूछा है कौन सही है 113 का, तो आपको बताना है उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, कला के मूलभूत सिद्धांत हैं। तो कला के सिद्धांत कौन कौन से? अनुपात तथा अनुरूपता, लय तथा संतुलन, संबल तथा व्यक्तित्व, उपयुक्त सभी। तो 114 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वह होता है उसके परिधानों से, उसके बाद विचारों से, उसके रंगों से, और कोई नहीं। तो आपको 115 का बताना है, तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है उसके परिधानों से। नेक्स्ट चलते हैं, संतुलन से परिधान में आता है विश्रामदायक भाव, तंगी का भाव, दिखावा और कुछ नहीं। तो जो आता है संतुलन से वो आपको बताना है, तो वो हमारा विश्रामदायक भाव। एक तंतुक रेशा है, लाइकॉन, रेशम, कपास और पॉलिस्टर। तो आपको बताना है इसमें कौन है? तो वो हमारा रेशम। आपका प्लेट केट कहते हैं सिलाई, जोड़, तुरपन, बटन की पट्टी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा बटन की पट्टी, प्लेट केट उसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन से मानवीयकृत रेशे नहीं है? आपको बताना है कौन नहीं है। आपका नाइट्रो सेल्यूलोज है, आपका बिस्कस है, आपका कुप्रामोनियम है और हेम्प है। तो कौन सा नहीं है? 119 में आपको बताना है, तो वो हमारा हेम्प। रेशम है, प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि रेशम क्या है? पूरी तरह प्राकृतिक रेशा है, क्योंकि ये शहतूश के पेड़ पर एक कीड़ी के द्वारा बनाया जाता है। अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है, कौन है? तो आपको बताना है कि कौन है, वो है कार्बन, आपका टेडाक्लाइराइड, बेंजीन, पेट्रोल, और आपका है फॉर्मिल्डिहाइड। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा 121 का वो हमारा पेट्रोल। ज्वलनशील पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं, डायबिटीशियन पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त करती हैं। तो कौन रोजगार प्राप्त करती हैं? 122 का बताना है, गृह विज्ञान की स्नातक छात्राएं। नेक्स्ट चलते हैं, महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब और तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई थी? तो आपको बताना है 123 का राइट आंसर क्या है? तो 1928 में दिल्ली में, 1920 में बम्बई में, 1938 में कलकत्ता में, 1955 में लखनऊ में। तो आपको राइट आंसर जो मिलेगा वह है द्वितीय में पूछा है। द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था? 1928 में दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं,
व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो आपको 124 का बताना है। व्यक्तिगत रूप से मिलकर, व्यक्तिगत पत्र लिखकर। तो आपका जो 124 का राइट आंसर है वो हमारा दोनों, यानी व्यक्तिगत रूप से मिलकर और पत्र लिखकर। एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्य के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा संचार, यानी यही परिवर्तन ला सकता है व्यक्ति की क्या है, मानसिक दृष्टिकोण में। तो आपको आई होप ये पसंद आया होगा। ये हमने 2004 का TGT क्या करा है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाया है, उसको सॉल्व करा है। तो आपको ये कैसा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तथा हम 2009 का सॉल्व पेपर कर चुके हैं, यानी 2009 का हमने प्रीवियस ईयर का पेपर कर लिया है, यानी उसे हम सॉल्व कर चुके हैं। अगली बार हम 2006 या 2011 कोई भी हमें लगेगा कि उसमें बेस्ट क्वेश्चन है जो आने वाले टाइम में रिपीट हो सकते हैं, तो उसके हम लेकर आएंगे सॉल्व। तो बस इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। तथा वॉचिंग वीडियो के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।